नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 की इतिहास पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था, आज हम उसी पुस्तक के अगले अध्याय यानी दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। क्या है? नए राजा और उनके राज्य। तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसकी शुरुआत एक तरह से माने तो 7वीं सदी से शुरुआत मानते हैं, और उसका कुछ जो विषय था, कुछ जानकारी थी, हमने पिछले अध्याय में प्राप्त करी। तो उसी में यहाँ पर आगे बताया गया। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, यानी हमारे भारत देश में 7वीं शताब्दी के बाद में बहुत सारे राजवंश शासकों का उदय यहाँ पर हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दर्शाया गया है। कौन सी शताब्दी से? 7वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच। देखिए, क्योंकि 12वीं शताब्दी में लगभग हमारे यहाँ पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, तो तब तक उससे पहले बहुत सारे राजवंशों का यहाँ पर उदय हुआ था। उन्होंने अपने अपने शासन स्थापित किए थे, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। वो हम मानचित्र में देखते हैं कि किसका शासन कहाँ पर था, कौन कौन से शासकों का यहाँ पर उदय हुआ था। तो ये हमको मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, ये कुछ क्षेत्र हैं। देखिए, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं? दिल्ली। यहाँ पर किसका था? चाहमान यानी चौहान। ये गुर्जर प्रतिहार हैं, परमार हैं, चंदेल हैं, है ना, राष्ट्रकूट हैं, मालखेत जो मान्यखेत की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये आपको ये क्षेत्र दिखाए गए हैं। इन क्षेत्रों में नए नए राजवंशों का उदय हुआ, तो इनको हम पढ़ेंगे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर इनका नियंत्रण था? तो मानचित्र में हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है गुर्जर प्रतिहार, यानी ये जो यहाँ पर हमको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन आता था। अगला है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट देखिए, दक्षिण भारत में यहाँ पर ये राष्ट्रकूट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद में पाल है और चोल है। क्या है? पाल और चोल। ये देखिए, ये यहाँ पर चोल साम्राज्य है और यहाँ पर ये पाल साम्राज्य है। उसके बाद में देखिए, चौहान यानी चाहमान, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर चौहानों का था। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर चौहानों का शासन था। ठीक है, तो मानचित्र में हमको इनके क्षेत्रों की पहचान करनी है। आगे देखिए, नए राजवंश का उदय यानी उनका उद्भव, एक तरह से उनका जन्म किस प्रकार हुआ, वो हम यहाँ पर देखते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी 7वीं शताब्दी जब आई, तो 7वीं शताब्दी के आने तक उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, हमारा जो ये भारत था उपमहाद्वीप, इसमें इसके जो विभिन्न भूभाग थे, है ना, क्षेत्र थे, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मात हत्या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी बड़े बड़े जो भूस्वामी यानी जमींदार थे या फिर जो सरदार थे, योद्धा सरदार, है ना,
इनमें इनको जो राजा लोग थे क्या करते थे, सामंत के रूप में, है ना, अपने सामंत, राजा लोग इनको अपना सामंत बनाते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिर लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी राजा लोग इनको अपना सामंत क्यों बनाते थे, इसका एक कारण था उनसे उम्मीद, यानी वो उनसे उम्मीद लगाते थे, उनसे आस करते थे। उनको उनसे उम्मीद क्या थी कि ये राजा के लिए या स्वामी के लिए उपहार लाएं, है ना, जैसे सोना है, चांदी है, ऐसे उपहार ला करके दें। दूसरा, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। शासक के, राजा के दरबार में ये लोग बड़े भूस्वामी और सरदार हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। अगला कारण था, अगर एक शासक का किसी दूसरे शासक के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, है ना, आक्रमण हो गया, तो उस आक्रमण के समय ये जो सरदार थे इन्हें सैनिक सहायता प्रदान करें। इस कारण से ये इन्हें अपना सामंत बनाते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जब यही सामंत जो राजाओं के अधीन होते थे, कभी कभी क्या होता था, ये बहुत अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लेते थे, है ना, यानी राजाओं के अधीन होते हुए भी ये अपना एक तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे और अपने आप को महासामंत, यानी सामंतों का भी सामंत, ठीक है, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। यानी ये शासक से अलग होकर के अपने आप को एक स्वतंत्र रूप में स्थापित करना चाहते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जैसा बताया कि ये जो सामंत थे, कभी कभी जो अपना शासक होता था, इनका स्वामी होता था, उसे स्वतंत्र होकर के और अपने स्वयं की सत्ता स्थापित करने की घोषणा ये कर देते थे। ठीक है, देखिए इसमें आगे समझाया गया है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, यानी स्वतंत्र सत्ता घोषित करने का एक उदाहरण कहाँ पर था, दक्कन। दक्कन किसको कहते हैं, दक्षिण। किसको कहते हैं, दक्षिण। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का था, यानी राष्ट्रकूटों ने अपने शासकों से अलग होकर के स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी जो राष्ट्रकूट थे ये शुरुआत में किसके अधीन हुआ करते थे, महाराष्ट्र के जो कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीन हुआ करते थे। कौन, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट किनके अधीन होते थे, कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक राष्ट्रकूट सामंत था, प्रधान था, मुखिया था, वो कौन था, दंतीदुर्ग। क्या था, दंतीदुर्ग उसका नाम। उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता यानी उसके मालिकाना हक मानने से उसको इनकार कर दिया, उसकी अधीनता स्वीकार करना मना कर दिया, उसे हराया। किसको, चालुक्य स्वामी को हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक हिरण्य गर्भ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। ये एक यज्ञ का प्रकार है। क्या है, यज्ञ का प्रकार। हवन यज्ञ जो हम कराते हैं ना, वो हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय नहीं होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी ये ब्राह्मणों के द्वारा इस हिरण्य गर्भ यज्ञ को पूर्ण कराया जाता उनकी सहायता से, और जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाता, यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाता, तो यह माना जाता था, ऐसी आस्था थी, ऐसी सोच थी कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय नहीं होते हुए, यानी जो उसको करा रहा है, यज्ञ को कराने वाला जन्म से क्षत्रिय नहीं होते हुए भी
यानी कि उसने चाहे क्षत्रिय के घर में जन्म नहीं लिया हो, लेकिन क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी वो क्षत्रिय का जो तत्व होता है, क्षत्रिय की जो क्षमता होती है राजपूत लोगों की, वो उसको प्राप्त कर लेगा। किससे? हिरण्यगर्भ यज्ञ कराने से। आगे देखिए, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। कुछ और ऐसे उदाहरण मिलते हैं, उद्यमी जो यानी उद्योग धंधे चलाते थे, है ना, पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने सैनिक बल पर, है ना, सैनिकों के इस्तेमाल करके और अपना एक तरह से प्रभुत्व स्थापित किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पैसे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसमें कहना चाह रहा है लेखक कि जो ये थे कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण वंश से थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पैसे को छोड़कर, यानी ब्राह्मणों का परंपरागत पैसा एक तरह से कार्य क्या होता है, अनुष्ठान, यज्ञ कराना, पूजा पाठ हवन कराना, लेकिन उसको छोड़ करके किसको अपना लिया? शस्त्र को। यानी एक तरह से सैनिक ये बन गए और सैनिक सहायता से इन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित किया और क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी अपने मुख्य व्यवसाय को छोड़ करके इन्होंने शस्त्र अपनाए और उसकी सहायता से कर्नाटक में और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, आगे देखिए, राज्यों में प्रशासन, यानी राज्यों में प्रशासन किस तरह किया जाता था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा अधिराज, राजाओं का भी राजा, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। ये जो बहुत सारे राजा थे, इनमें से कुछ राजाओं ने ये उपाधियां धारण की। किसी ने महाराजाधिराज की, किसी ने त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। 3 भुवनों का मतलब होता है 3 लोकों का स्वामी। ठीक है, इसी तरह के अन्य भारी भरकम यानी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी उन्होंने उपाधियां तो धारण कर ली, लेकिन इसके बावजूद, इसके फलस्वरूप वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, यानी जो उनके सामंत थे राजाओं के, उनके और किसान तथा व्यापारी ब्राह्मण संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी सबको एक साथ लेकर के चलते थे। देखिए इधर में कुछ लिख रहा है, इसको हम समझते हैं। चित्र नंबर 1, जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र कहाँ का है ये हम पढ़ेंगे। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। यानी ये जो चित्र एलोरा गुफा का जो चित्र है ना, इसमें दिखाया गया है किसको? विष्णु भगवान को। और किस रूप में दिखाया गया है? नरसिंह, यानी इंसान का, और सिंह यानी शेर का शरीर दिखाया गया है। यह कृति जो है, ये चित्र कब का है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों का जब यहाँ पर शासन था उस समय का चित्र ये है। ठीक है, अब देखिए आगे, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। यानी ये जो राज्य स्थापित हुए
नए नए राज्य स्थापित हुए, इनमें उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। यानी ये चीज़ जो उत्पादन करते थे, किसान हैं, चाहे पशुपालक हैं या कारीगर हैं, यानी शिल्पकार जो होते हैं, इनसे शासक लोग संसाधन इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर यानी ज़्यादातर है ना, आमतौर पर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए, यानी एक तरह से कर के रूप में, है ना, जो ये उत्पादन करते थे उसका कुछ हिस्सा, है ना, संपूर्ण उत्पादन का, कुल उत्पादन का कुछ हिस्सा त्यागने के लिए, यानी शासक को देने के लिए या तो मनाया जाता था या फिर बाध्य किया जाता था। यानी या तो वो अपनी मर्जी से दे दें, नहीं देते तो उनको बाध्य मजबूर किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था। यानी एक रूप से कर के रूप में या लगान के रूप में इसको प्राप्त किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यानी जो इस कर प्राप्त करता था, लगान प्राप्त करता था, वो अपने आप को भूस्वामी कहता था। और ये जो कर था, ये लगान थी, व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए हम करों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए 400 कर लगान, है ना। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। यानी उस समय अंतराल में लगभग वहाँ पर 400 प्रकार के कर लगाए गए थे। ठीक है, ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? तमिलनाडु के चोल वंश। इसकी जानकारी वहाँ पर कुछ अभिलेख हैं, उनसे हमको प्राप्त होती है। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, यानी जो एक जिसका सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया एक तरह से, वो कर क्या है? वेट्टी। क्या नाम उसका? वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इस कर में क्या होता था कि इसमें नगद पैसा, अनाज वगैरह कुछ नहीं लिया जाता था, जबकि ये जबरन श्रम यानी ज़बरदस्ती, है ना, मजदूर की इच्छा ना होने पर भी उसे जबरन श्रम, मेहनत करवाई जाती थी। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। ये क्या थे? कर थे। मकान पर छाजल डालने पर लगने वाला कर, अगर किसी ने नया मकान बना है और उस पर छत डालनी है, छाजल डालना है, तो उस पर भी कर लगाया गया था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। सोचिए, आप कल्पना करिए कि उस समय किस तरह के और बहुत सारे कर लगाए गए थे और जनता का, आम जनता का किस तरह से शोषण किया जाता होगा। ये हमको इन करों को पढ़ करके मालूम हो रहा है। किस तरह कि खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए, कि आप जानते हैं ताड़ का और खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है ना, तो उस पर चढ़ने के लिए जो कोई सीढ़ी वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता था, तो उस पर भी कर लगाया जाता था। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार अपन करेंगे तो उस पर भी यहाँ पर कर लगाया गया था, इत्यादि का उल्लेख मिलता है। ऐसे बहुत सारे करों का उल्लेख हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? लेखक पूछ रहा है कि वर्तमान में भी कुछ ऐसे कर वसूले जाते हैं क्या? तो हम इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। यानी जो शासक ये संसाधन जो इकट्ठे करते थे, है ना, शिल्पकारों से, कारीगरों से, कृषकों से, ये क्या होते थे? वित्तीय आधार बनते थे, है ना, एक तरह से आमदनी का एक जरिया, एक साधन बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे, है ना। शिल्पकारों से अगर कुछ लिया जाता था, है ना,
तो मंदिरों के निर्माण में और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे, उनका उपयोग किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यानी जो लगान के रूप में, कर के रूप में जो संसाधन इकट्ठा किए जाते थे, उनसे बहुत सारे युद्ध में भी लड़ने में इस्तेमाल होते थे, है ना। सेना होती थी, उसके लिए अनाज भी चाहिए खाने को, है ना। तो इस तरह बहुत सारे जो संसाधन हैं वो युद्ध लड़ने में भी काम आते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने, है ना। उनसे उनको उम्मीद होती थी कि हम वहाँ पर लूट करेंगे, है ना, आक्रमण करेंगे तो वहाँ से बहुत सी धनराशि हमको मिलेगी, जमीन मिलेगी और व्यापारिक मार्ग खुलने की संभावनाएं होती थी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्व वसूली के लिए पद अधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। यानी ये जो कर थे, लगान थी, इनकी वसूली के लिए पदाधिकारी, जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, वो कौन होते थे? सामान्यतः प्रभावशाली परिवार, है ना, जिनका उस क्षेत्र में, गांव में जिनका थोड़ा दबदबा हो, है ना, जिनका प्रभाव हो, उन लोगों को वहाँ पर कर वसूलने के लिए नियुक्त किया जाता था और प्राय वंशानुगत होती थी। यानी ये वंशानुगत एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये कार्य होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। यानी मुख्य रूप से जो पद होते थे, इन पर राजा के जो निकट संबंधी होते थे, है ना, नज़दीक वाले, उनको ही इन पदों पर बिठाया जाता था या पद उनको सौंपे जाते थे। तो आज की वीडियो में ही इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।